Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 12, the national movement second phase. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. स्टूडेंट पार्ट टू में हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर लिया था। मतलब यहाँ तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे गांधी इरविन पैक्ट से, ठीक है, जो हुआ 1931 में। ठीक, कब हुआ गांधी इरविन पैक्ट? हुआ 1931 में। 1931 में गांधी जी मिले किससे? वाइसरॉय इरविन से, और साइन किया गांधी इरविन पैक्ट को। इसके अकॉर्डिंग मतलब इस जो पैक्ट था, इस पैक्ट में कंडीशन, जो टर्म्स लिखी गई, पहली कंडीशन थी कि जो गवर्नमेंट होगी वो रिलीज कर देगी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, एक्सेप्ट दोज चार्ज विद द एक्ट ऑफ वायलेंस। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं करेगी रिलीज, उन्हीं लोगों को नहीं छोड़ेगी जिनके ऊपर कोई वायलेंस का चार्ज हो। बाकी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी प्रिजनर्स हैं, सबको रिलीज कर देगी। अब इसके बदले कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ये करेगी कि कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर लेगी, विड्रॉ कर लेगी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेगी। ठीक हुई बात। पर अब यहाँ तक कैसे पहुंचे वो छोड़ो बच्चा। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो धीरे धीरे करके सिविल डिसोबीडियंस एक बहुत मास मूवमेंट बन गया और बहुत सारे मेल फीमेल इसमें पार्ट लेने लगे। तो पुलिस ने लगभग लैक्स ऑफ पीपल को जेलों में डालना चालू कर दिया। गांधी जी को जब ये लगा कि भाई अब्दुल गफर खान भी जेल में है, जवाहरलाल नेहरू भी जेल में है, धीरे धीरे करके सबको ही जेल में डालते जा रहे हैं, बहुत सारे विमेन भी जेल में हैं, तो गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इरविन के साथ पैक्ट साइन किया, जिसे हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कंडीशन थी, इरविन ने माना मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दूंगा, सिर्फ उनको नहीं करूंगा जिनके खिलाफ कोई वायलेंस की रिपोर्ट होगी। और कांग्रेस क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो दोनों को सरेंडर करना ही था। तो कांग्रेस ने बोला ओके ठीक है, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर लेंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले लेंगे। तो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई बच्चा? 3। हाउ मेनी टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आर देयर? 3। गांधी जी ने कितने में पार्ट लिया? सिर्फ एक में, जो की थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में, 8th में तो रेयरली पूछा जाए कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो वो थे B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। और भी एक दो व्यक्ति हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सितंबर 1931 में गांधी जी गए लंदन, किसको अटेंड करने? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, उन्होंने इनवाइट किया जितने भी लोग गए थे यहाँ से। ठीक है। इनवाइटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड टू मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, इंडियन प्रिंसेस, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सबको इनवाइट किया। Most of these people claim to be representative of their respective community, और हर कम्युनिटी से जो व्यक्ति गया था वो ये बोल रहा था कि मैं पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है। पर इतनी भीड़ में देखो बहुत सारे मतलब एक दो व्यक्ति थे जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ सिख को, कुछ क्रिश्चियन को, कुछ इंडियन प्रिंसेस को। पर वहाँ गांधी जी अकेले व्यक्ति थे बच्चा जो पूरी पूरी कंट्री को, होल कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड्स पुट अप बाय गांधी जी। पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी की जो डिमांड्स थी वो ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी और कॉन्फ्रेंस एंड हुई एज फेलियर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई डिसीजन इसलिए नहीं निकल पाया था स्टूडेंट्स, क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था। ठीक है। बाकी सारे लोग थे, हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, पर कोई डिसीजन नहीं ले पाए क्योंकि कांग्रेस नहीं थी। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस थी, बाकी भी लोग थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, पर गांधी जी अकेले थे जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। पर यहाँ पर भी गांधी जी ने जो डिमांड्स की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो नहीं मानी, तो ये कॉन्फ्रेंस भी एंड हुई और फेलियर रही। रिजम्पशन ऑफ मूवमेंट। अब गांधी जी वापस आ गए, इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आके उन्होंने देखा कि कुछ भी यहाँ तो जितना इरविन ने प्रॉमिस किया था वैसा कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस थी उसने गांधी जी के वापस आने पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रिज्यूम की। गवर्नमेंट ने अपना रिप्रेशन और इंटेंसिफाई कर दिया, लैक्स ऑफ पीपल को जेल में डाल दिया, मेजर लीडर इंक्लूडिंग गांधी जी इन सबको अरेस्ट कर लिया।
अब जब लीडरशिप ही नहीं थी तो इसका जो मोमेंटम था किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, धीरे धीरे वो ख़त्म होता गया और मई 1934 में कांग्रेस ने ही इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ठीक, कोई बात। चल अब हम चलेंगे सिविल डिसोबीडियंस से क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब 1934 से 1942 पे पहुंचेंगे हम। महात्मा गांधी ने पूरी कंट्री को मोबिलाइज कर दिया, बच्चा एक एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, पर 1934 के बाद महात्मा गांधी कुछ सालों तक शांत रहे, कोई मेजर ऑफेंसिव मूवमेंट उन्होंने लॉन्च नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अब 1935 में क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए हैं। इसके मेन फीचर थे कि इंडिया को एक फेडरेशन बना दिया जाएगा, पर कब, जब हाफ ऑफ द प्रिंसली स्टेट इसको ज्वाइन करने की बात करेंगे तब। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है, जो मिनिस्टर होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, और थोड़ी सी लेजिस्लेचर की पावर भी बढ़ा दी जाएंगी। पर राइट टू वोट सब लोगों को, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वोटिंग राइट लिमिटेड रखने की बात कर रहे थे, और इसके अकॉर्डिंग ओनली 14% लोगों को ही वोटिंग राइट मिलने थे। मतलब वोट तो होगा, पर वो जो वोटिंग राइट है, जैसे आज हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, बिना कास्ट, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के सबको वोटिंग राइट मिलता, वैसा नहीं था, सिर्फ 14% लोगों को ही वोटिंग राइट थे। डायरार्की को एबलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे, पर सेंट्रल लेवल पे इसको चालू कर दिया गया। अब डायरार्की का मतलब क्या होता है, डायरार्की मीन्स होता है बच्चा टू डिफरेंट अथॉरिटीज, टू मतलब दो अलग अलग टाइप के लोगों की सरकार को हम डायरार्की बोलते हैं। तो प्रोविंशियल लेवल पे इसको ख़त्म कर दिया गया, सेंट्रल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वाइसरॉय और ज़्यादा पावरफुल बन गया, पर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा वो लेजिस्लेचर के लिए। ठीक हुई बात। तो डायरार्की कहाँ पर एबलिश होगी, प्रोविंशियल लेवल पे। कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी, सेंट्रल लेवल पे। वाइसरॉय ज़्यादा पावरफुल हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये जो एक्ट था इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया कांग्रेस ने। कांग्रेस हाउएवर डिसाइडेड टू कंटेस्ट इलेक्शन, कांग्रेस ने बोला हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, जो 1935 में होने वाला है। इस इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सीट्स मिली 6 प्रोविंसेस में। 3 प्रोविंसेस में ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। इट फॉर्म मिनिस्टर ऑन इट्स ओन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 में से 7 प्रोविंसेस में तो कांग्रेस ने मिनिस्टर्स बनाए। ये जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बहुत यूज़फुल काम किए इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ हॉरिजन्स। तो मतलब देखो, जो 1937 में इलेक्शंस हुए उसमें से 11 प्रोविंसेस में से 7 में किसकी गवर्नमेंट बन गई, कांग्रेस की। और ये जो मिनिस्टर यहाँ पर बनाए गए थे उन्होंने एजुकेशन में या अपलिफ्टमेंट, किसके, हरिजन के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसी बीच स्टार्ट हो जाता है बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में। ब्रिटेन अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है वॉर में, इवन कांग्रेस के लीडर को भी कंसल्ट नहीं करता है और इंडिया को इन्वॉल्व कर लेता है। कहाँ पर, वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में। ब्रिटिश इन्वॉल्व करता है इंडिया को इस वॉर में, और वो कांग्रेस से कंसल्ट भी नहीं करता, बिना कंसल्ट के इन्वॉल्व कर लेता है इंडिया को। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रेप्स केम टू इंडिया विद सम प्रपोजल्स। स्टैफोर्ड क्रेप्स आए इंडिया कुछ प्रपोजल्स लेके, कब, 1942 में। कांग्रेस को लगा कि ये जो प्रपोजल है ये बहुत कम और बहुत लेट है हमारे लिए। द कांग्रेस फेल्ट द प्रोपोजल ऑफर टू लिटिल एंड टू लेट, बहुत देर से ये हमें कुछ दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। गांधी जी ने डिस्क्राइब किया क्रिप्स प्रपोजल को एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक है, बात की रेट का चेक है, और वो भी किस बैंक का, जो खुद ऑलरेडी खत्म हो रहा है। समझ में आए। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। एक ऐसा बैंक जो खुद क्रैश कर रहा है, उसका पोस्ट डेटेड चेक हमारे किसी मतलब का नहीं है ना। ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अनदर मास मूवमेंट, और गांधी जी ने स्टार्ट किया एक अनदर मास मूवमेंट, जैसे हम बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक हुई बात। स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया में कब आए, 1942 में। क्या प्रपोजल लाए कि हम बहुत कुछ देने वाले हैं इंडिया को, पर
कांग्रेस ने क्या कहा, टू लिटिल है टू लेट है। गांधी जी ने तो इसको डिस्क्राइब किया, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, एक पोस्ट डेटेड चेक जो क्रैश कौन करेगी, क्रैशिंग बैंक। तो भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च की क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। रेजोल्यूशन पास हुआ 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, डिक्लेयर किया कि इमीडिएट एंड होना चाहिए ब्रिटिश रूल का। तो ब्रिटिश रूल बिल्कुल खत्म ही होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो मास स्ट्रगल करेगी ऑल ओवर द कंट्री। गांधी जी ने इस टाइम स्लोगन दिया, डू और डाई। अच्छा, लोग अब गांधी जी से भी परेशान हो गए, तो लोगों को लगता था ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और फिर किसी भी टाइम में उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो गांधी जी ने इस बार पहले बोल दिया लोगों को कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो कि मैं मूवमेंट विड्रॉ करूंगा, मैं मूवमेंट बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मूवमेंट विड्रॉ नहीं करूंगा। तो डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने। और अच्छा, गांधी जी ने एक बात और समझा दी लोगों को कि भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना कि हो सकता है हमें जल्दी ही जेल में डाल दिया जाए, तो आप लोग ये मत सोचना कि अब लीडर नहीं है तो हम क्या करें क्या नहीं करें, जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना है, पर मूवमेंट को सफल बनाना है, सक्सेस बनाना है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब गांधी जी भी फुल फ्लेजेड वे में रेडी थे। ठीक है, चलो। तो कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो मास स्ट्रगल करेगी पूरी कंट्री में। गांधी जी ने स्लोगन दे दिया, डू और डाई, करो या मरो। और पूरे नेशन को इंस्पायर किया, एवरी मैन वीमेन चिल्ड्रन बिगिन टू ड्रीम ऑफ फ्री इंडिया। बच्चा हो बूढ़ा हो सब लोग फ्री इंडिया के बारे में सोचने लग गए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत क्विक आया बेटा, बहुत क्विक भी आया और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी था। कांग्रेस को बैन कर दिया गया, बहुत सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। अभी तो मोबिलाइज भी नहीं कर पाए थे सपोर्ट को, और लीडर अंदर। पर गांधी जी तो पहले ही समझा गए थे लोगों को कि हो सकता है हम जेल चले जाएं। भाई आप अपनी डेस्टिनी के खुद राइटर बन जाएं, जो आपको सही लगे वो करें, मूवमेंट चलता रहना चाहिए। द पीपल हाउएवर वर अनस्टॉपेबल, लोगों को रोकना बहुत मुश्किल था। हड़ताल हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुए पूरी कंट्री में। लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी सिंबल थे, भले वो रेलवे स्टेशन हो, लॉ कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, रेलवे लाइन हो, टेलीग्राफ को कट करना हो, सब कुछ बराबर किया। ठीक है, क्योंकि अब तो कोई उनसे ये भी नहीं बोलने वाला था ना कि आप वायलेंस करो नहीं करो। ये लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करते रहे। रेलवे लाइन इन्होंने डैमेज की, टेलीग्राफ लाइन्स कट कर दी कुछ प्लेसेस पे। तो भाई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बन गई। कहाँ कहाँ बनी, सतारा में और बलिया में। सतारा और बलिया में तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन गई। ब्रिटिश ने भी रिस्पॉन्ड किया, टेरेबली ब्रूटली क्रश किया पूरे स्ट्रगल को। आर्मी को बुला लिया गया, पुलिस भी थी, लाठी चार्ज किए, फायरिंग की, अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेशन पे भी लाठी चार्ज की, गोलियां चला दी। प्रोटेस्टर अरेस्ट हुए, उन्हें टॉर्चर किया गया, उनके घरों को डिस्ट्रॉय किया गया। 1942 तक 60,000 पीपल को जेल में भेज दिया था ब्रिटिश अथॉरिटी ने। इंडियन ग्रेटली सफ़र कर रहे थे थ्रू आउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देर वॉज अ टेरेबल फेमाइन इन बंगाल, और इसी टाइम में भाई टेरेबल फेमाइन आ गई बंगाल में। 30 लाख पीपल डाइड, 30 लाख लोग मर गए। द गवर्नमेंट डिड लिटिल टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्टार्विंग मिलियंस, और जो मिलियंस लोग स्टार भुखमरी के कारण मर रहे थे, सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है बात। इंडियंस सफ़र कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। एक टेरेबल फेमाइन आ गई 1943 में, जिसमें 30 लाख लोग मर गए। तो जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कम कर रही थी उन लोगों के लिए जो भुखमरी से मर रहे थे, स्टार्विंग से, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का, ब्रिटिशर्स का पूरा ध्यान था किस पे, वर्ल्ड वॉर 2 पे। वो चाहती थी इंडियंस है, इतने पॉपुलेशन है, मरे मर जाए क्या फर्क पड़ता। आज़ाद हिंद फौज, भाई नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA। आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल था बच्चा इसके फॉर्मेशन में। किसका, रास बिहारी बोस का। एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट्स फॉर्मेशन वॉज टेकन अप बाय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एन एसोसिएशन फॉर्म बाय रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की एसोसिएशन थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इसके फॉर्मेशन में। जनरल मोहन सिंह वॉज द लीडर ऑफ दिस आर्मी, और इस आर्मी के लीडर कौन थे, जनरल मोहन सिंह।
इस इट कंसिस्टेड लार्जली ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इसके अंदर कौन थे? इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वॉर के दौरान जिन लोगों को पकड़ के लाया गया था वो लोग इसके मेंबर बने, जो ब्रिटिशर्स को सर्व कर रहे थे। हैड बीन कैप्चर्ड बाय जापानीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, ये कहाँ से? देखो, इंडियंस की तरफ से ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, पर इनको पकड़ किसने लिया था? जापानीज ने। तो उन लोगों से बनी थी आईएनए, जो किसके खिलाफ काम करेगी? अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करेगी। ठीक हुई बात? तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर कौन थे? इंडियन, पर यूज कौन कर रहे थे इनको? ब्रिटिशर्स। गिरफ्तार किसने कर लिया? जापान ने। ठीक है, तो जापान से लेके आए थे इन लोगों को। अब ये किसके खिलाफ लड़ेंगे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। सम इंडियन सेटल्स इन साउथ ईस्ट एशिया हैड ऑल्सो ज्वाइन दिस आर्मी। कुछ इंडियंस कहाँ सेटल हो गए थे बच्चा? साउथ ईस्ट एशिया में। उन लोगों ने भी इस आर्मी को ज्वाइन किया। रेजिंग इट्स स्ट्रेंथ टू 45,000 सोल्जर्स। और इसमें कितने सोल्जर थे? 45,000, 45,000 सोल्जर्स थे। 1943 में इसकी लीडरशिप किसके हाथों में आई बच्चा? सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई, जिन्हें हम पॉपुलरली नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आईसीएस का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। ऑन 21 अक्टूबर 1943 को ही डिक्लेयर्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अब इंडिया में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी। तो कहाँ पर डिक्लेयर किया इन्होंने? ये सिंगापुर में। फिर वो अंडमान गए और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। सिंगापुर में जब उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब तो इंडिया में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी ही बनेगी। ये कहाँ से बोला उन्होंने? सिंगापुर से। फिर वो कहाँ आ गए बच्चा? अंडमान आ गए, और वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इंडिया में एंटर करने का कोशिश किया थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न रूट। नेताजी ने हेल्प ली जापान की, और एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट, तो ऑलरेडी जापान तो एंटी ब्रिटिश थी, जापान ने भी नेताजी को हेल्प किया एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट में। उनका स्लोगन था किसका? नेताजी का, दिल्ली चलो जय हिंद। इससे बहुत सारे सपोर्टर्स उनके सपोर्ट में आए। दिल्ली चलो एंड जय हिंद वॉन मेनी सपोर्टर ऑफ हिज कॉज। बहुत सारे सपोर्टर आ गए जो किसको सपोर्ट कर रहे थे? नेताजी को। औरतों ने भी इस आर्मी को ज्वाइन किया। एक सेपरेट वीमेन रेजिमेंट बनी जिसे बोला गया रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई। इसकी जो कैप्टन थी वो थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, सेपरेट वीमेन रेजिमेंट बनाई गई जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और इसकी कैप्टन थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। रानी लक्ष्मीबाई का कंट्रीब्यूशन तो आपको 1857 के रिवोल्ट में पता ही है। खूब लड़ी थी और लड़ते लड़ते ही उनकी डेथ हो गई थी, है ना। चल, आज़ाद हिंद फौज इंडिया को लिबरेट नहीं करा पाई ब्रिटिश रूल से। सुभाष चंद्र बोस के लिए ये न्यूज़ हमें मिली कि वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, एक ब्रेव सोल्जर थे आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस, और बहुत कंट्रोवर्सी भी रही इनकी डेथ के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम तक जिंदा रहे, छुप के रहे, अब पता नहीं क्या है। However, became national heroes and song of their bravery was sung all over the country। पर सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति, खुद सुभाष चंद्र बोस भी नेशनल हीरोज बन गए। इनके लिए लोगों ने, इनकी ब्रेवरी के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स बने और गाए गए पूरी कंट्री में। चलो, तो आज़ाद हिंद फौज की कहानी खत्म हुई। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन आया इंडिया में। इट प्रेजेंटेड द इंडिपेंडेंस प्लान, और उसने इंडिपेंडेंस प्लान को सबको बताया। प्लान प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट। प्लान ने कहा कि अभी हम इंटीरियम गवर्नमेंट बना देते हैं, एंड कन्वीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर उस टाइम थे ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने बोला कि ऐसे तो हम आपको आज़ाद नहीं कर सकते, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, संविधान बनाए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगता, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुला लिया गया, कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में पार्ट किसने लिया? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोगों ने। ठीक है, असेंबली कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड द नॉमिनीज ऑफ द रूलर्स प्रिंसली स्टेट। और प्रिंसली स्टेट से उनके नॉमिनीज भी आए। जैसा कि कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया था कि इंटीरियम गवर्नमेंट बनी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू।
1946 दिसंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना चालू कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिया। अभी कौन है पीएम? पीएम है इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली है ना, विंस्टन चर्चिल चले गए हैं। और क्लीमेंट एटली इस शर्त पे ही आए थे भाई, उनको जो जीत मिली इंग्लैंड में, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं एक तो वर्ल्ड वॉर टू से विड्रॉ कर लूँगा, वर्ल्ड वॉर टू में और ज़्यादा लड़ूंगा बढ़ूंगा नहीं, और दूसरा इंडिया को आज़ाद कर दूंगा। ऐसा क्लीमेंट एटली ने पहले ही बोल दिया था। इंडियंस ने बहुत सपोर्ट किया था क्लीमेंट एटली को जीतने में। फाइनली क्लीमेंट एटली जीते और उन्होंने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा कि जाओ देखो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनवाओ उनका, हम उन्हें आज़ाद करेंगे। इंडिया और पार्टीशन, जो मुस्लिम लीग थी, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात ही थी। और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडियन प्रिंसेस थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग में पार्ट नहीं लेंगे। द फॉर्मर स्टेप्ड अप इट्स डिमांड टू सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। जो पहले मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा कि हमें तो भाई सेपरेट कंट्री चाहिए मुस्लिम्स के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए मार्च 1947 में, जो कि नए वाइसरॉय थे। उन्होंने पूरा प्लान बताया टू विच इंडिया वॉज टू बी डिवाइड, कि किस तरीके से इंडिया को डिवाइड करके दो कंट्री बनाई जा सकती है, इंडिया और पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन रहेगा, चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, चाहे तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। तो भाई मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट नहीं लिया और क्या कहा कि हमें तो अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 मार्च में इंडिया आए, जो नए वाइसरॉय थे। उन्होंने पूरा प्लान सामने रखा मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के, किस तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, और प्रिंसली स्टेट किसी को भी ज्वाइन कर लेंगे। मीनवाइल हिंदू मुस्लिम में रायट्स स्टार्ट हो गए, अनाउंसमेंट हो गया पार्टीशन का, तो रायट्स और ज़्यादा बढ़ गए। पंजाब और बिहार में भयंकर रूप से दंगे होने लगे, लाखों लोग मारे गए, मिलियंस होमलेस हो गए। जो नेशनल लीडर्स थे टॉट द डिस्टर्ब्ड एरिया टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम किलिंग। अब जो लीडर्स बने थे अभी ताज़े ताज़े नए नए, उन्होंने पूरे एरिया को जहाँ पर ज़्यादा किलिंग्स वगैरह हुई थी उसको देखा। और कई बार हमने लीडर्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि रिलीजन धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। गांधी जी ने फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया कि मैं डेथ तक फास्ट रखूंगा, जब तक मर नहीं जाता तब तक उपास रखूंगा, अगर ये किलिंग्स रुकी नहीं तो। गांधी जी केप्ट अ फास्ट ऑन टू डेथ टू स्टॉप दिस किलिंग, भैया मुझे तो ये किलिंग्स को रोकना है। टू प्रिवेंट फर्दर किलिंग्स को रोकने के लिए जो कांग्रेस थी, जो शुरुआत में पार्टीशन के लिए एग्री नहीं हो रही थी, अब वो पार्टीशन के लिए एग्री हो गई। ठीक है, शुरुआत में जब प्लान लेके आए लॉर्ड माउंटबेटन, तो कांग्रेस बाय हार्ट रेडी नहीं थी कि भाई ये नहीं करना है पार्टीशन, पर अब इतना सब कुछ होने के बाद डेथ्स को रोकने के लिए कांग्रेस ने बोल दिया ठीक है कर लेते हैं पार्टीशन, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। ठीक है, ये जो सिविल वॉर, दंगे फसाद, रायट, मर्डर, किलिंग, मास किलिंग चालू हो गई थी, इसको रोकने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ बोल दिया। सेपरेट कंट्री बन गई, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल वॉज क्रिएटेड। इसी को क्या कहा गया? पाकिस्तान। सेपरेट कंट्री बनी जिसमें था वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ईस्ट बंगाल। ठीक है, और इसे क्या कहा गया? पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 200 ईयर्स के ब्रिटिश रूल के बाद। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। Within a month of achieving independence, India went into mourning again. अभी हमने आज़ादी ली ही थी कि पहला दुख पाकिस्तान और दूसरा दुख फिर आया 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को एक और दुख भरी खबर आई। महात्मा गांधी जी ने हम फादर ऑफ नेशन बोलते थे, जो सिंबल थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, इंडियन फ्रीडम का, उन्हें गोली मार दी गई, वॉज शॉट डेड। और वो व्यक्ति जो हमेशा पूरी ज़िंदगी नॉन वायलेंस की बात करता रहा, कम्युनल हारमोनी की बात करता रहा, किसने सोचा था कि कोई उसे ही गोली मार देगा? ठीक है, फेल अ विक्टिम टू दिस फोर्सेस ऑफ कम्युनलिज्म, पर यही कम्युनलिज्म हिंदू मुस्लिम के चक्कर में वो मर गए। ही बिकम अ मार्टियर टू द कॉज ऑफ टॉलरेंस, वो शहीद हो गए, है ना। टॉलरेंस, सहनशीलता, इक्वालिटी, एक समान व्यवहार हो, एकता आए, शांति आए, इसकी बात वो हमेशा करते रहे। His absence is felt by every Indian even today. आज तक हम लोग इनकी एब्सेंस को फील करते हैं। ठीक है, चलो
So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.